अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ महविश निसार और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। जिला टांग में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने मलाजई के इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की थी। इस बारे में जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से। सलमान, आगाह कीजिएगा इस ऑपरेशन के बारे में। जी बिल्कुल, जिला टांग के इलाके मुलाजई के अंदर ये कार्रवाई की गई है और सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से बताया गया है कि ये कार्रवाई बुनियादी तौर पर एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, यानी कि सिक्योरिटी फोर्सेज को इलाके में मुलाजई में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिली थी। उस इत्तला के बाद ये कार्रवाई की गई और इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ और ISPR ने बताया है कि फायरिंग के इस तबादले में 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। ये दहशतगर्द न सिर्फ इस इलाके के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलविस थे, बल्कि आम शहरियों की टारगेट किलिंग या भत्ताखोरी में भी इनका हाथ था। इसके अलावा इन दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी मिकदार के अंदर वेपन्स बरामद हुए, एमुनेशन बरामद हुए, जिसको सिक्योरिटी फोर्सेज ने कब्जे में ले लिया है। इस वक्त इस इलाके के अंदर एक सैनिटाइजेशन ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि अगर इस इलाके में मजीद कोई दहशतगर्द मौजूद हैं, उनके साथ ही सहूलतकार मौजूद हैं, तो उनका खात्मा यकीनी बनाया जा सके। और इसके साथ ही ख्वाज पाकिस्तान की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज वतन अजीज से, मादर वतन से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। जी बहुत शुक्रिया सलमान, आगाह कर रहे थे। PIA समेत सरकारी इमला की निजकारी की राह में तमाम रुकावटें दूर हो गई हैं। काबीना ने निजकारी को यकीनी बनाने के लिए ऑर्डिनेंस जारी करने की मंजूरी दे दी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा फहद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। फहद चौधरी, ऑर्डिनेंस जारी करने की मंजूरी दे दी गई है, मजीद क्या अपडेट्स आपके पास? जी देखिए, PIA समेत जो खसारे में जाने वाले तमाम सरकारी इदारे हैं, उनकी निजकारी का अमल SIFC के तहत तेज करने का फैसला किया गया था। एपेक कमेटी में ये फैसला किया गया था और उसकी राह में हायल रुकावटें फौरी दूर करने की खुसूसी हिदायत की गई थी, जिसकी बिना पर निजकारी डिवीजन की जानिब से एक ऑर्डिनेंस तैयार किया गया है, जो कि काबीना ने उसकी मंजूरी दे दी है। सर्कुलेशन के तहत उसको सदर मुमलिकत को भिजवाया जाएगा। इस ऑर्डिनेंस में तजवीज़ दी गई है कि प्राइवेटाइजेशन पहले ट्रिब्यूनल्स कायम किए जाए, जो कि निजकारी से मुतालिक जो केसेस हैं उनकी जल्द समाअत और जल्द फैसले कर सके, और कोई भी दीगर अदालतें जो है उनका इख्तियार खत्म कर दिया गया है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा फोरम होगा जिसमें इस ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ जाया जा सकेगा। जी बिल्कुल, PIA समेत सरकारी इमला की निजकारी की राह में तमाम रुकावटें दूर कर दी गई हैं। फहद चौधरी हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कौम को है सिर्फ हुकूमत नहीं लेंगे, 2017 के जाली मुकदमात का एहतसाब भी चाहते हैं। नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा डाका 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल है, जिस पर आंखों पर पट्टी बांधकर दस्तखत करवाए गए। एक खलंडरे को लाया गया जिसे मईशत का पता था ना खारजा पॉलिसी का, उसने मुल्क का ये हाल कर दिया। कुछ तकलीफें ऐसी होती हैं जिनका अजाला नहीं होता, जख्म नहीं भरते। हमें जेलों में डाला गया, सजाएं दी गईं। जिन्होंने बोगस मुकदमात बनाए उनसे कौन पूछेगा? कौम को ये इन चीजों का इल्म होना चाहिए। कौम को बताएं कि डाका डाला किसने इस मुल्क में। चोर चोर कहने वाले खुद चोर हैं। हम अपना अगर मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं तो हम दूध का दूध और पानी का पानी भी चाहते हैं। ये हमारा यही मुतालबा है। हम यहाँ सिर्फ हुकूमतें लेने के लिए नहीं आए, ना हुकूमतें लेने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ, और इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कैंडल जो पैसे का, करप्शन का, या डाका कह लें आप उसको, वो ये है जो 190 मिलियन पाउंड का बंद लिफाफा लहरा के कह रहे हैं वो लोग कि जी इस बंद लिफाफे पे ही आप दस्तखत कर दें, और वो खोला नहीं, आंखों में पट्टी बांध के उनसे अप्रूवल ले रहे। एक ऐसा खलंडरा मुल्क पे आ गया या लाया गया जिसने पाकिस्तान का ये हाल, जिसको मुल्क का कुछ पता ही नहीं है, इकोनॉमी का कुछ पता ही नहीं है, फॉरेन रिलेशन का कुछ पता ही नहीं है। कुछ ऐसी तकलीफें होती है जिसका इजाला नहीं होता, जो जख्म कभी भरते नहीं है। इल्जाम हम पे लगाते हो कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली। हमारे ऊपर तो ये चार्जेस हैं जिसके लिए जेलों में भी डाला गया, जिसके लिए सजाएं भी दी गई। अब जिन्होंने बोगस मुकदमे बनाए हैं, कोई उनसे पूछेगा कि आपने क्यों बनाए?
नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर असूली इत्तेफाक हो गया है। दोनों पार्टीज किस किस नशिस्त पर मुश्तरका उम्मीदवार खड़े करेंगी, फैसले के लिए मुलाकातों के मजीद दौर होंगे। शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी एक दूसरे के खिलाफ नहीं, मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी। शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन की मुलाकात में सीट एडजस्टमेंट पर उसूली इत्तेफाक हो गया। कितनी नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट होगी, कहां मुश्तरका उम्मीदवार होंगे, कौन सी नशिस्त किस पार्टी के रहनुमा को मिलेगी, फैसले के लिए दोनों पार्टियों के रहनुमा मजीद मुलाकातें करेंगे और लाहे अमल बनाएंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ओन चौधरी के साथ लाहौर मॉडल टाउन पहुंचे थे, जहां इन्होंने नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सीट एडजस्टमेंट और सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। सीट एडजस्टमेंट के लिए हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। हर वो सीट जहां पे हम किसी को जितवा सकते हैं या कोई हमें हमारी जीत में मुआवन हो सकता है, तो उसके लिए जो है वो हम तैयार हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक लाहौर, साहिवाल, लोधरा और रहीम यार खान समेत दीगर इलाकों में सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात के खिलाफ कारकुनों का इलेक्शन कमीशन के बाहर शदीद एहतजाज। इलेक्शन कमीशन से फौरी कार्रवाई का मुतालबा। अकबर एस बाबर कहते हैं ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन थी। नाम निहाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन में वर्कर्स को वोट के हक से महरूम रखा गया। अली इलेक्शन नामंजूर, पीटीआई कारकुनान का एहतजाज भरपूर। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ कारकुनों ने इलेक्शन कमीशन के बाहर शदीद एहतजाज किया। इलेक्शन कमीशन से फौरी एक्शन का मुतालबा, कहा पैराशूटर्स को तस्लीम नहीं कर सकते। इलेक्शन चोरी के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। अकबर शहजाद बाबर कहते हैं पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन फ्रॉड थे, ये इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन था। वर्कर्स को वोट के हक से महरूम रखा गया। जब सियासी जमातें खोखली होंगी तो जमहूरियत का क्या होगा? मुकम्मल फ्रॉड थे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों से धोखा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं उनसे ये उनका बुनियादी आईनी कानूनी हक छीना गया है। ये पहले से एक फैसला शुदा था कि सिलेक्शन होने जा रही है। मुजाहिरीन ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबे और पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन के खिलाफ नारों वाले बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, ज़ियाल मुस्तफ़ा और फराह गोगी के इश्तिहार जारी। जुडिशल कम्प्लेक्स पर इश्तिहारात चस्पा कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद की अदालत ने 190 मिलियन पाउंड करप्शन रेफरेंस में शरीक मुल्जिमान के इश्तिहार जारी किए। इस्लामाबाद की एहतिसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड करप्शन रेफरेंस में बानी पीटीआई के खिलाफ केस में शरीक मुल्जिमान के इश्तिहार जारी किए। शरीक मुल्जिमान शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, ज़ियाउल मुस्तफ़ा और फराह गोगी के इश्तिहार जारी किए गए। मुल्जिमान की रिहाइश गाहों के बाहर इश्तिहारात चस्पा करने का हुक्म। मुल्जिमान के आबाई और रिहायशी इलाकों में भी इश्तिहारात ऊंची आवाज में पढ़ने का हुक्म दिया गया। मुल्जिमान को 6 जनवरी को इश्तिहारात के जरिए एहतिसाब अदालत में तलब किया है। इंतखाबी मुहिम के दौरान सियासतदानों के लिए सिक्योरिटी थ्रेट्स अमूमी नहीं हैं। फजलुर रहमान से मुतालिक खुसूसी सिक्योरिटी थ्रेट मौसूल हो चुका है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सरफराज बुगटी ने कहा कि सिक्योरिटी से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की तमाम ज़रूरियात पूरी करेंगे। गैर कानूनी मुकीम अफराद पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियाँ नहीं कर सकते। में वो ज़्यादा एक्सपोज हो जाती हैं, वो पब्लिक में जाती हैं, पब्लिक गैदरिंग्स करती हैं, रैलीज करती हैं, और उनका एक्सपोज होना जो है वो इटसेल्फ टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में चैलेंज है। ज़रूर पॉलिटिकल लीडरशिप को थ्रेट्स ज़रूर हैं। स्पेसिफिक थ्रेट किसी लीडर के हवाले से अभी तक मासवाए मौलाना फजलुर रहमान साहब के हमें रिसीव हुआ है, लेकिन जनरल थ्रेट पब्लिक रैलीज में ज़रूर है। हम जो रिक्वायरमेंट इलेक्शन कमीशन की होगी पैरामिलिट्री फोर्सेस के हवाले से वी विल प्रोवाइड दैट, और हम मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। किसी किस्म का कोई अफगान रिफ्यूजी हो या किसी और मुल्क का वीजा होल्डर हो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिसी बनाई है कि वो किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी में पाकिस्तान में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उनका पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने सवाबी का दौरा किया और छोटा लाहौर में असातिज़ुल उलमा अल्लामा काजी फजल अल्लाह से वालिदा की वफ़ात पर ताज़ियत और इहसाल सवाब के लिए फातिखानी की। JUI के मरकज़ी नायब अमीर ज़िला सवाबी मौलाना फ़ज़ल अली हकानी, सूबाई नासिम मालियात जोनल सेक्रेटरी ज़िला सवाबी नूरुल इस्लाम समेत दीगर रहनुमा और कारकुनान भी उनके हमराह थे।
اب کوئی لاڈلا نہیں چلے گا، صرف عوام کی رائے چلے گی۔ مراد علی شاہ کی حیدرآباد میں نثار کھوڑو کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ کہا کبھی نیب نون لیگ کے لیے ایک ڈرانا خواب تھی، اب جس تیزی سے مقدمات کے فیصلے ہو رہے ہیں ایسا لگتا ہے نواز شریف اور نیب ایک ہی پیج پر ہیں۔ الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہوگی اور بلاول بھٹو وزیر اعظم بنیں گے۔ 2023-24 میں لاڈلا نہیں چلے گا، اب 23-24 میں عوام کی رائے چلے گی اور انشاءاللہ تعالی عوام کی رائے۔ ہم کہتے ہیں کہ چاہے سیٹ سانگڑ کی ہو، چاہے خیرپور کی ہو، چاہے ٹھٹا کی ہو، چاہے کراچی کی ہو، عوام کی سیٹ ہے، عوام کے ووٹ ہے اور عوام پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی ووٹ کرے گی۔ وہ نیب جو کہ ایک ڈرانا خواب ہوتی تھی نواز لیگ کے لیے، اس سے زیادہ جس طریقے سے تیزی سے کیسز کے فیصلے ہو رہے ہیں، اس ڈرانے خواب کو انہوں نے ایک ویلکم کر رہے ہیں اور نیب اور نواز لیگ ایک ہی پیج پہ ہیں اور ایک ہی بات کر رہے ہیں۔ 8 فروری کے الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت بن کے ابھرے گی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب اس ملک کے وزیر اعظم ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کا انتخابی سرگرمیاں تیز کرنے کا فیصلہ۔ مریم نواز پنجاب میں انتخابات سے قبل ورکرز کنونشن میں شرکت کریں گی۔ چیف آرگنائزر نون لیگ کل 9 دسمبر کو جلال پور جٹا ورکرز کنونشن میں شرکت کریں گی۔ 8 فروری کو شفاف انتخابات پر کسی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ عام انتخابات کی ریس میں ہمارا کوئی گھوڑا نہیں ہے۔ نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کی کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا لیول پلینگ فیلڈ کے نام پر ایک دوسرے کو تانے دیے جا رہے ہیں۔ نگران حکومت اپنا حصہ نہیں ڈالنا چاہتی۔ انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی تمام ضروریات پوری کریں گے۔ الیکشن کمیشن پاکستان کے آئینی اور سیاسی نظام میں واحد ایک ادارہ ہے جس نے یقینی بنانا ہے الیکشنز، اور جب الیکشن شیڈیول کا اعلان ہوگا اس سے پہلے بھی انہوں نے بتا دیا ہے کہ ان کو کس کس عملے کی ضرورت ہے، جہاں جہاں ان کو سیکیورٹی کے جس ادارے کی ضرورت پڑے گی حکومت پاکستان وہ فراہم کرے گی۔ دیکھیں، جب انتخابات کا دور ہوتا ہے ہر جماعت جو ہے اپنے حصے کے لیے سیاست کرتی ہے، اور پاکستان کے سیاسی کلچر میں مظلوم ہونا اور شکایت کرنے والے جو ہیں وہ ہمدردیاں حاصل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ تقریباً تمام جماعتیں اس طرح کی لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے پر تانا زنی بھی کر رہے ہیں۔ تو اس تانا زنی میں اور الزامات کی جو بوچھاڑ ہے ایک دوسرے پر، اس میں ہم اپنا حصہ نہیں ڈالنا چاہتے۔ اس ریس میں ہمارا کوئی گھوڑا نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے، وہ اس کو الیکشن میں جب تک کوئی پابندی نہیں لگتی، اور ابھی تک کوئی اس طرح کے کوئی امکانات مجھے نظر نہیں آتے، تو ان کی کوریج بھی ہوگی جیسے دوسری۔ پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ شیر افضل مروت کو چکدرہ بائی پاس پر گرفتار کیا گیا۔ شیر افضل مروت چکدرہ سے باجوڑ جا رہے تھے۔ سابق وزیر خزانہ شوکت طرین نے سیاست کو خیر بات کہہ دیا۔ پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ سینٹ کی نشست سے استعفیٰ دینے کی تصدیق کر دی۔ کہا معاشی حالات اور صحت کی وجہ سے پچھلے 2-2.5 سال بہت مشکل رہے۔ اہل خانہ اور دوستوں کی مشاورت کے بعد سیاست کو خیر بات کہہ دیا۔ تاحیات نااہلی کا قانون ختم ہو چکا۔ سابق وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی بول نیوز سے گفتگو۔ کہتے ہیں کہ تاحیات نااہلی کے خلاف درخواست کو 2 سال ہو چکے۔ صرف نواز شریف نہیں، 100 سے زائد لوگوں کو تاحیات نااہل کیا گیا۔ بہت اچھا ہوا اگر سپریم کورٹ تاحیات نااہلی کے خلاف درخواست کو مقرر کرے۔ لاہور کے حلقہ این اے 123 سے 120 ہے، وہ تو قدم نہیں کیا، انہوں نے ریمانڈ بیک کیا ہے کنسنسس کے ساتھ کہ اس میں کچھ ٹیکنیکل غلطیاں ہو گئی تھی بناتے ہوئے۔ کچھ چیزیں میں سمجھتا ہوں غلط فہمی کی وجہ سے کنٹونمنٹ بورڈ کے کچھ ایریاز ڈالے گئے، میجورٹی ڈالے گئے، اور کچھ وارڈز رہ گئے تھے، اور اس کی وجہ سے وہ اس کی جو یکجا ہونا ہے وہ اس کا کریکٹرسٹک ختم ہو گیا تھا۔ البتہ گجرانوالہ وزیر آباد میں سیکشن 20 میں کہا گیا ہے کہ آبادی جو ہے 2 حلقوں کی وہ 10% سے زیادہ ان میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ سیاسی عدم استحکام ملک کی تاریخ رہی ہے۔ آزادی اظہار رائے کو مثبت اور تعمیری ہونا چاہیے۔ جب تک میرٹ نہیں لائیں گے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی کراچی میں آغا خان یونیورسٹی کے طلبہ طالبات سے گفتگو۔ ریاست میں احتساب اور قانون پر عمل درآمد کا طریقہ موجود ہے۔ پاکستان میں اقلیتوں سمیت تمام شہریوں کو برابر کے حقوق حاصل ہیں۔
میں حکومت میں آتا ہوں تو مجھے اظہار رائے جو ہے نا وہ زہر لگتا ہے. اگر آپ کو دے دوں حکومت تو آپ کو زہر لگنا شروع ہو جاتی ہے. دس از پارٹ آف دا پرابلم. ہم اس کو ایز اے پرنسپل نہیں ٹریٹ کرتے ہیں, ہم اس کو ایونٹ بیس پک کر کے چیری پکنگ کے تحت ٹریٹ کرتے ہیں, اور پھر ایک اس کے ارد گرد نیریٹو بنا لیتے ہیں کہ دیکھا ظلم عظیم آج کل جو ہو رہا ہے. ہمارے ملک کا ایک پولیٹیکل اور سوشل اور جرنلسٹک کلچر ہے, نہیں ہونا چاہیے اس طرح, اس کو ڈسکریج کرنا ہے. گلگت بلتستان از پارٹ آف پاکستان اینڈ انشاءاللہ اٹ ول ریمین پارٹ آف پاکستان. یس, اس پروسیجر کو جو پالیٹکس کا ہے آگے بڑھنا چاہیے. میں خود ذاتی طور پہ سمپتائز کرتا ہوں, اور گلگت کو انہانس سٹیٹس کے ساتھ, کم پاپولیشن ہے, بہت زیادہ ریسورسز ہیں, یہ ہمارا سنگاپور ہونا چاہیے. لیکن آپ کی علیحدہ کوئی شناخت نہیں ہے. آپ کی شناخت میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے, میری شناخت آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جب تک ہم میریٹوکریسی کو انکریج نہیں کریں گے, انفورس نہیں کریں گے, سم ٹائمز ایون پازیٹیو ڈسکریمنیشن خرابی پیدا کرتی. خبروں کا سلسلہ جاری ہے, شامل کریں گے ایک بریک, ہمارے ساتھ رہے گا. ایس ایس جی سی کے صنعتوں کی گیس کاٹنا شروع کر دی ہے. رواں ماہ کروڑوں ڈالر کے ایکسپورٹ اور متاثر ہونے کا بھی خدشہ ہے. صنعت کاروں کا کہنا ہے کہ ایس ایس جی سی نے کراچی کے متعدد بڑے ایکسپورٹ یونٹس کی گیس جبری طور پر بند کر دی ہے. سوئسردن گیس کمپنی نے بڑے 49 ایکسپورٹ انڈسٹری یونٹ کی گیس کاٹ دی. صنعت کاروں کا کہنا ہے کہ گیس کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کرنے پر ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے. صنعت کاروں نے کہا رواں ماہ کرسمس کے موقع پر لیے گئے کرسمس آرڈر بروقت مکمل نہیں ہوں گے. معروف صنعت کار جاوید بلوانی نے کہا ایس ایس جی سی ڈرا دھمکا رہی ہے. پچھلے روز حکومت سے مذاکرات میں مزید گیس کنیکشن نہ کاٹنے کی یقین دہانی کروائی گئی. لگتا ہے ایجنڈے کے تحت ملک تباہ کیا جا رہا ہے. سابق چیئرمین کاٹی مسعود نقی بولے RLNG مکس کرنے سے گیس کی قیمتوں میں دگنا اضافہ ہو جائے گا. اور پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر ہے, تیل اور گیس کی تلاش میں OGDCL کو اہم کامیابی مل گئی ہے. ترجمان OGDCL کی جانب سے کہا گیا ہے کہ صوبہ سندھ میں ٹنڈوالا یار میں تیل اور گیس کے بھاری ذخائر دریافت ہوئے ہیں. دریافت میں سے 8.51 ملین سٹینڈرڈ کیوبک فٹ یومیہ گیس اور 360 بیرل یومیہ خام تیل بھی دریافت ہوا ہے. درس بیسڈ کنواں نمبر 2 کی 2081 میٹر کھدائی کی گئی ہے. نئی دریافت سے ملکی امپورٹ بل میں خاطر خواہ کمی واقع ہوگی. ساتھ ہی OGDCL اور ملکی تیل اور گیس کے ذخائر میں خاطر خواہ اضافہ بھی ہوگا. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نئے سے نئے ریکارڈز بننے کا سلسلہ جاری ہے. انور انڈیکس ایک ہی دن میں 65 اور 66 ہزار کی نفسیاتی حدیں عبور کر گیا. ڈالر کی قدر میں کمی, سونے کا ریٹ بھی نیچے آ گیا ہے. کاروباری ہفتے کے آخری روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی. 100 انڈیکس 65,000 کے بعد 66,000 کی حد بھی عبور کر گیا. مارکیٹ 1505 پوائنٹس کے اضافے سے 66,223 پر بند ہوئی. دن بھر مجموعی طور پر 394 کمپنیوں کے شیئر میں کاروبار ہوا. 257 کمپنیوں کے شیئر میں اضافہ جبکہ 126 کے شیئرز میں کمی ہوئی. کرنسی مارکیٹ میں روپیہ مزید تگڑا, ڈالر کی قدر میں کمی. انٹر بینک میں ڈالر 25 پیسے کی کمی سے 283 روپے 87 پیسے پر بند ہوا. اوپن مارکیٹ میں بھی 25 پیسے کی کمی سے ڈالر 284 روپے 75 پیسے پر آ گیا. ڈالر نیچے آیا تو سونا بھی پیچھے آیا. 300 روپے کی کمی سے فی تولہ سونا 2,18,600 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونے کی قیمت 257 روپے کی کمی سے 1,87,414 روپے ہو گئی. اور پاکستان کے لیے 70 کروڑ ڈالر کی اگلی قسط کی منظوری کا امکان ہے. بلومبرگ کے مطابق IMF جائزہ مشن نے پاکستان کو قرض کے اجرا کی سفارش کر دی ہے. قرض پروگرام میں سے 1.2 ارب ڈالر پہلے ہی مل چکے ہیں. آخری قسط کے لیے دوسرے اقتصادی جائزہ مذاکرات فروری 2024 میں متوقع ہیں. IMF ایگزیکٹو بورڈ اجلاس 11 جنوری 2024 کو ہوگا. پاکستان اور IMF میں سٹاف لیول معاہدہ 15 نومبر کو طے پایا تھا. پنجاب کی نگران حکومت کا بڑا اقدام, مسیحی برادری کے لیے کرسمس کی خوشیوں کا لطف تبادلہ ہو گیا. پنجاب حکومت نے مسیحی برادری کے سرکاری ملازمین کو دسمبر کی ایڈوانس تنخواہ دے دی. محکمہ خزانہ پنجاب نے دسمبر کی ایڈوانس تنخواہ دینے کی منظوری دی. ادھر فیصل آباد میں تنخواہوں کی عدم ادائیگی کا معاملہ. ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ملازمین کا DC آفس گیٹ پر دوسرے روز بھی دھرنا. ٹریفک کے لیے سڑک بند کر دی گئی. کرسمس تہوار کی خوشیاں پھیکی پڑتی دکھائی دے رہی ہیں. انتظامیہ ہر تہوار پر ملازمین کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتی ہے. 2 ماہ سے گھروں میں فاقہ ہے, افسران بات سننے کو تیار نہیں.
गुज़श्ता हफ्ते महंगाई का ग्राफ मज़ीद ऊपर गया। प्याज, अंडे और दालें फिर महंगी हो गई। महंगाई की मजमूई शरह 42% से तजावुज़ कर चुकी है। इदारा शुमारियत की रिपोर्ट के मुताबिक 15 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, जबकि 14 में कमी हुई है और 22 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। सब्जी हो या दाल, महंगा हुआ हर माल। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 1.16% इजाफा, मजमूई शरह 42% से तजावुज़ कर गई। इदारा शुमारियात ने दादा-शुमार जारी कर दिए। प्याज ने शहरियों को 8 आंसू रुला दिए। 13 रुपए फी किलो कीमत बढ़ गई। महंगाई के फंड ने अंडे 8 रुपए फी दर्जन महंगे कर दिए। दाल मूंग 2 रुपए और दाल मसूर फी किलो कीमत में 34 पैसे का इजाफा हुआ। चीनी 1 रुपए 13 पैसे फी किलो महंगी हो गई। टमाटर 12 और आलू 5 रुपए फी किलो तक सस्ते हुए। मुर्गी की फी किलो कीमत में 11 रुपए तक कमी आई। कराची आयशा मंजिल पर अर्शी शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी का वाक़या। महकमा फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट सामने आ गई है। इमारत में हंगामी अखराज, इमरजेंसी अलार्म समेत अखराज का साइन मौजूद नहीं था। ग्राउंड फ्लोर पर कायम 169 दुकानें जल के राख हो गईं। एक फ्लैट भी मुकम्मल तौर पर जल गया था। के अर्शी शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी का वाक़या। इंतजामिया की गफलत सामने आ गई। महकमा फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट के मुताबिक इमारत में हंगामी इखराज, इमरजेंसी अलार्म समेत इखराज के साइन मौजूद नहीं थे। आग कैसे लगी, ताहाल वजूहात का तयन नहीं हो सका। आग लगने की बरवक्त इत्तला नहीं मिली। ताखीर से पहुँचने के इल्जामात पर महकमा फायर ब्रिगेड ने दामन झाड़ लिया। रिपोर्ट के मुताबिक आग लगने की इत्तला 5:41 पर मिली। टीम 5:42 पर रवाना हुई। वाक़े में ग्राउंड फ्लोर पर कायम 169 दुकानें जलकर खाकस्तर हो गयी। ग्राउंड फ्लोर पर बेशतर दुकानें गद्दों, कपड़ों, लकड़ी के फर्नीचर पर मुश्तमिल थी। आग ग्राउंड फ्लोर से मेज़नाइन फ्लोर तक फैली, फिर फर्स्ट फ्लोर के अपार्टमेंट्स में लग गई। तीसरी मंजिल पर एक फ्लैट मुकम्मल जल गया। दूसरी मंजिल पर मौजूद 2 अपार्टमेंट्स को मामूली नुकसान पहुँचा। महकमा फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट के मुताबिक शॉपिंग मॉल के सामने खड़ी 18 मोटरसाइकिलें और एक गाड़ी भी जलकर कोयला हो गयी। कराची में आयशा मंजिल पर अर्शी शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी का वाक़या। महकमा फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट सामने आ गई है। इमारत में हंगामी इखराज, इमरजेंसी अलार्म समेत इखराज के साइन मौजूद नहीं थे। ग्राउंड फ्लोर पर कायम 169 दुकानें जलकर खाकिस्तर हो गई। 3 फ्लैट्स को भी नुकसान पहुंचा है। शहर कायद में आतिशज़दगी के बढ़ते वाक़यात, आग बुझाने के लिए नाकिस इंतजामात, इंतजामिया की गैर संजीदगी बड़े जानी व माली नुकसान का सबब बनने लगी। 3 करोड़ आबादी वाले शहर कराची में आग बुझाने के लिए बल्दिया उज़्मा के पास 99 फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ मौजूद, जिनमें से सिर्फ 43 फायर टेंडर्स फाल, जबकि 56 के करीब गाड़ियाँ सोहराबगोड स्टेशन और सरजानी स्टेशन पे खराब खड़ी हैं। फायर ब्रिगेड के पास इस वक्त 5 स्नार्कल और 2 बाउजर्स मौजूद हैं, जिनमें से 3 स्नार्कल खराब हैं। बैनुल अक़वामी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक शहर में 1 लाख आबादी पर 1 फायर स्टेशन होता है, मगर शहर कायद में बल्दिया उज़्मा कराची फायर ब्रिगेड के 30 फायर स्टेशन मौजूद हैं, जिनमें से 18 फायर स्टेशन वर्किंग में हैं, जबकि 12 बंद पड़े हैं। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट में 240 ड्राइवर की गुंजाइश मौजूद है, मगर काम करने वाले 90 ड्राइवर्स मौजूद हैं। 150 ड्राइवर रिटायर्ड हो चुके हैं, जबकि फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट में डायरेक्टर समेत 700 के करीब मुलाजमीन काम कर रहे हैं। तकरीबन 30 फायर स्टेशन मौजूद हैं, लेकिन उनकी रन ना करने की वजह से वो रिटायर हो गए। 2009 के बाद से कोई अपॉइंटमेंट हुआ नहीं है। फायर फाइटर्स की भी कमी है, इसी तरीके से फायर ड्राइवर्स की भी कमी है। तो ये वजह है कि जिसकी वजह से मकसद मुकम्मल तौर पर पार नहीं हो पा रहा। फायर फाइटर्स का कहना है कि नामुनासिब हालात और कम वसाइल के बावजूद शहर कायद में किसी भी मकाम पे आग लगने की इत्तला मिलते ही बल्दिया उज़्मा कराची फायर ब्रिगेड 2 मिनट के अंदर फायर टेंडर्स को स्टेशन से बाहर निकाल देती है, ताकि जाए वक़ुआ पर पहुँच सके। फायर स्टेशन के अंदर ये खड़ी गाड़ियाँ इस बात का सबूत है कि इंतजामिया ने अभी तक इनके ऊपर नजर न रखी, जिसके बाद शहर में आग बढ़ने के वाक़यात बढ़ने लगे हैं। अब देखना यह है इंतजामिया इनकी तरफ कब नजर रखती है। कैमरामैन उनैब के साथ सैयद वजाद अली आपकी बोल न्यूज़ कराची। क्या बलूचिस्तान में तलबा सियासत पर लगी पाबंदी खत्म होनी चाहिए? क्या तलबा को भी सियासत में हिस्सा लेने का उतना ही हक है जितना एक आम आदमी को? बलूचिस्तान के सियासतदान, इंसानी हुकूक की तंजीमें, तलबा इस हवाले से क्या राय रखते हैं? रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से दानिश मुराद। तलबा सियासत पर लगी पाबंदी को तकरीबन 4 दिहाई होने को है, लेकिन आज भी तलबा अपनी सियासी सरगर्मियों में मसरूफ दिखाई देते हैं। बलूचिस्तान की सियासी शख्सियात तलबा तंजीमों को सियासत की नर्सरियां करार देते हैं। पहले पार्लियामेंट को आज़ाद होना चाहिए और पार्लियामेंट में स्टूडेंट पॉलिटिक्स के लिए भी जगह हो, ताकि यूनिवर्सिटियों में तालीम के साथ साथ वो अपने आइंदा दिनों के लिए सोचें।
इंसानी हुकूक की तंजीमें भी तलबा सियासत पर लगी पाबंदी को गैर कानूनी करार देती हैं। स्टूडेंट यूनियंस जो 60s के दौर में जिस पर पाबंदी लगाई गई, तो हमारा ये बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है कि स्टूडेंट यूनियंस का होना बहुत ज़रूरी है। तलबा भी आज़ादी से सियासत करने की इजाज़त का मुतालबा करते हैं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स मेरे ख्याल से वो आज की ये थर्ड वर्ल्ड के लिए ज़्यादातर बहुत ज़रूरी है। बलूचिस्तान के तालीमी इदारों में आज भी तलबा सियासत पर पाबंदी है। यहाँ एक सवाल जरूर जन्म लेता है कि अगर तलबा सियासत पर पाबंदी है तो जामियात में पढ़ाए जाने वाले शोबे सियासत पर क्यों नहीं। इसराइल की बर्बरियत की बात करेंगे तो इसराइली बर्बरियत का 63वां रोज़ है आज। गजा में 450 अहदाफ को निशाना बनाया गया है। खान यूनिस में अस्पताल के करीब घर पर बमबारी से दर्जनों अफराद शहीद और ज़ख्मी हुए हैं। जबालिया और नसीरत कैंप पर भी शदीद बमबारी की गई है। मगरबी किनारे पर भी 6 शहादतें हुई। ज़मीनी ऑपरेशन में मज़ीद 2 इसराइली फ़ौजी मारे गए हैं। ज़मीनी ऑपरेशन में हलाक फ़ौजियों की तादाद 89 हो चुकी है। कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा की वाशिंगटन DC में अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात हुई है। कशीदगी में कमी और जंगबंदी के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया है इस मुलाकात में, जबकि UN सेक्रेटरी जनरल की जंग बंदी का मुतालबा करने वाली करारदाद पर बहस के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। इसराइली जारियत तीसरे माह में दाखिल। ताज़ा हमलों में दर्जनों फलस्तीनी शहीद और जख्मी। अब तक हजारों बच्चों और खवातीन समेत 17,000 से ज्यादा शहादतें हो चुकी, 46,000 से ज्यादा जख्मी, 8,000 लापता हैं। इसराइली फौज ने 24 घंटों के दौरान गजा की पट्टी में 450 अहदाफ को फिजाई, समंदरी और जमीनी हमलों से निशाना बनाया। खान यूनुस में अस्पताल के करीब घर पर बमबारी से मुतादिद अफराद शहीद और जख्मी हो गए। जबालिया और नसीरात कैंप पर भी शदीद बमबारी की गई। गजा में इसराइली फौज ने आसार कदीमा पर हमला करते हुए 650 साल पुरानी अल उमरी मस्जिद शहीद कर दी। ये मस्जिद 5 ईस्वी और 7 ईस्वी के दरमियान तामीर की गई थी। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फौज ने रात भर और आज सुबह कार्रवाइयों में 6 फलस्तीनियों को शहीद और मुतादिद को जख्मी कर दिया। शुमाली गजा में मजीद 2 इसराइली फौजी मारे गए। जमीनी ऑपरेशन में अब तक 89 फौजी जबकि मजमूई तौर पर 420 इसराइली फौजी हलाक हो चुके हैं। फलस्तीनी ऐवान सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से गजा में जंगबंदी की हिमायत का मुतालबा कर दिया। करारदाद पर बहस के लिए सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। जंगबंदी के लिए कतर की कोशिशें भी जारी। कतर के वजीर आजम और वजीर खारजा ने वाशिंगटन DC में अमरीकी वजीर खारजा से मुलाकात की और जंगबंदी के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। तशद्दुद का शिकार कमसिन घरेलू मुलाजिमा रिजवाना ने अजियतनाक दौर से गुजरने के बाद नई जिंदगी की शुरुआत कर दी। स्कूल जाने लगी। तशद्दुद का शिकार कमसिन घरेलू रिजवाना जिंदगी की तरफ लौट आई, बाकायदा तालीम का आगाज कर दिया। रिजवाना का आज स्कूल में पहला दिन था। चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कूल में जेरे तालीम बच्चियों ने रिजवाना को वेलकम किया। अजियतनाक दौर से गुजरने वाली रिजवाना चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रिहाइश पजीर बच्चों के साथ मिलकर बहुत खुश है। कहती है नई जिंदगी पाकर बहुत अच्छा लग रहा है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन सारा का कहना है कि तालीम के साथ साथ रिजवाना को कुकिंग भी सिखाई जाएगी। बच्ची की नफ्सियाती काउंसलिंग भी की जा रही है, जबकि इसका तिब्बी मुआयना भी जारी रहेगा। इस्लामाबाद सिविल जज की अहलिया के हाथों तशद्दुद का शिकार कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना 5 माह लाहौर के जनरल अस्पताल में जेरे इलाज रही थी। 1971 की पाक भारत जंग में भारतीय बहरिया को नाखून चने चबवाने वाली आबदोज हंगूर की याद। पाक बहरिया ने आज हंगूर डे पर खुसूसी डॉक्यूमेंट्री हरावल का प्रोमो जारी कर दिया है। डॉक्यूमेंट्री में पाक बहरिया की सब मेरीन सर्विस के किरदार और कामयाबी को भरपूर तरीके से उजागर किया गया है। मारूफ हॉकी प्लेयर ओलंपियन ब्रिगेडियर मंजूर हुसैन आतिफ की 15वीं बरसी आज मनाई गई। ब्रिगेडियर आतिफ की क़यादत में पाकिस्तान ने 2 बार ओलंपिक्स मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीता। रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद फारूक। ओलंपियन ब्रिगेडियर मंजूर हुसैन आतिफ की 15वीं बरसी मनाई गई। मंजूर हुसैन आतिफ की क़यादत में पाकिस्तान ने पहली मरतबा 1960 के रोम ओलंपिक्स और फिर 1968 के मैक्सिको ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। हॉकी प्लेयर थे तो उन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया। जब वो मैनेजर थे पाकिस्तान की हॉकी टीम के 1984 लॉस एंजल्स में,
पाकिस्तान ने ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। साबिक ओलंपियन शहनाज शेख ने भी ब्रिगेडियर मंजूर हसन आतिफ को खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान जो है हब था हॉकी का, और इसमें ख़ास तौर पे ब्रिगेडियर साहब और नूर खान की काविशों से वर्ल्ड कप जो है वो पाकिस्तान जो है वो उसने इंट्रोड्यूस करवाया और उसकी ट्रॉफी भी वो दी। अबूजर का कहना था कि जो उरूज ब्रिगेडियर आतिफ के दौर में हॉकी जो मिला, इसकी मिसाल नहीं मिलती। कि इन जैसे दरख्शिंदा जो सितारे हैं उनके नक्शे कदम पर चलकर पाकिस्तान की हॉकी का खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल किया जाए। कैमरामैन असद के साथ जाहिद फारूक मलिक, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। सिंध के मारूफ मुसन्निफ और समाजी रहनुमा कॉमरेड सुबोगिया को दुनिया से रुखसत हुए 9 बरस बीत गए। 73 के आइन में उनका क्या किरदार था? उन्हें मैन ऑफ मोइन जोधरू का खिताब किसने दिया? जानते हैं लाड़काना से शहजाद अली खान की इस रिपोर्ट में। कामरेड सोबो ज्ञान चंदानी 3 मई 1920 को मोइनजोदड़ो से मुलक्का गांव में पैदा हुए। तालीम लाड़काना और कराची से हासिल की। फिर राबंद्रनाथ टैगोर की शायरी से मुतासिर होकर 19 साल की उम्र में मौसीकी सीखने बैरून मुल्क चले गए। राबंद्रनाथ टैगोर को नाम याद ना रहता, इसलिए सोबो का नाम मैन ऑफ मोइनजोदड़ो रख दिया, जो बाद में इनकी पहचान बन गया। सोबो ज्ञान चंदानी एक दोस्त नुमा शफीक वालिद भी थे। सोबो ज्ञान चंदानी ने जो दर्स दिया, जो तदरीस का जो सिलसिला उसने शुरू किया, जो लेक्चर्स वगैरह देते थे, उनकी बुनियादी जो थी वो बुनियादी तौर पे वो इंसान दोस्त आदमी था। बाबा की शफकत बचपन से ही मुझे मिली है, और बाबा मतलब एक दोस्त की तरह हमें ट्रीट करते थे। कुछ कहते थे इंसान तो बड़ी चीज है, इंसान बनो पहले, बाकी मजहब बाद में आएंगे। पेशे से वकील कामरेड सोबो ज्ञान चंदानी ने सारी जिंदगी इंसानियत और समाजी मुसावात के जद्दोजहद की। मुस्तहिक अफराद से केस की फीस नहीं लेते थे। इनकी बहू ने बताया, दौरान जेल इन पर इतना तशद्दुद किया जाता कि वो बेहोश हो जाते। जब ये जेलों में होते थे ना तो मुझे भी बताता, जब उसको मारते थे ना वो कहते मैं बेहोश हो जाता था, तब मैं रोती थी। अब बाबा आप ऐसे भी जेल काटे हैं, आपकी बहादुरी को तो सलाम है। कामरेड सोबो ज्ञान चंदानी के दोस्त बताते हैं, पाकिस्तान के पहले आइन के लिए इनकी लाजवाल खिदमत थी। आइन जो कहा जाता है और आज तक उसका डंडोरा पीटा जा रहा है, ये मुत्तफ़िक़ आइन था, उसमें औरों को जिक्र आता है, लेकिन कामरेड का उसमें बड़ा किरदार था और कभी उसने हमें पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं कही। कामरेड सोबो ज्ञान चंदानी पाकिस्तान बनने के बाद सिंध की वडेरा शाही के खिलाफ उठने वाली वो पहली आवाज थी जो आज भी गूंज रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।